नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं श्रीमान प्रभाती लाल जी बैरवा से। जैसा कि हर बार कार्यक्रम की शुरुआत में परिचय से करता हूं, तो आइए आज कार्यक्रम की शुरुआत फिर से इनके परिचय से करते हैं। जी, आपका नाम? मैं प्रभाती लाल बैरवा, बैरवा बस्ती, गलता रोड, जयपुर में निवास करता हूँ और यहीं मैं पैदा हुआ हूँ। और मैं 1970 के अंदर राज सेवाओं से जुड़ कर के और 2012 के अंदर मैं राज सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गया। मैं बचपन से ही, बालकाल से ही जो है सामाजिक गतिविधियों में अपना भरपूर योगदान देता आया हूँ। बैरवा जी बता रहे हैं कि बचपन से ही, जब ये छोटे से थे तब से ही सामाजिक सेवाओं में इनकी रुचि थी और ये सामाजिक सेवाओं के कई प्रकार के विभिन्न कार्य करते हैं। नौकरी में रहते हुए भी इन्होंने किसी भी प्रकार से कोई भी सामाजिक सेवा का जो भी कोई कार्य है उसको इन्होंने छोड़ा नहीं है। आइए इनके मुख से ही जानते हैं कि आप ने नौकरी कौन से सन तक करी? मैं 2012 के अंदर सेवानिवृत्त हो गया और मैं मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। बैरवा जी, जब आप नौकरी करते थे तो नौकरी के दौरान कोई भी सामाजिक सेवा का काम होता था तो आप उसे करते थे या सिर्फ अपनी नौकरी पे ही ध्यान देते थे? नहीं, मैं नौकरी के साथ साथ अपने कर्तव्य जो है हमारी समाज सेवा, समाज के अलावा भी मैं विभिन्न जातियों से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं नागरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ हूँ और जिला शांति समिति और रामगंज शांति समिति से सन 1900 जो 93 से पूर्व जी, जो सांप्रदायिक स्वार्थ जो बिगड़ा, उसमें मेरी अहम भूमिका रही और भागीदारी रही है उसके अंदर। आप बता रहे हैं कि शांति समिति में आपकी अहम भूमिका रहा है। मैं आप दर्शकों को ये बताएं शांति समिति क्या कार्य करती है, शांति समिति का क्या कार्य है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। किस प्रकार से आप सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने का कार्य करते हैं, उसके बारे में आप बताएं। ये एरिया जो रामगंज जहाँ मैं निवास करता हूँ, ये एरिया जो है मुख्य रूप से जो है हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ एरिया है और इसमें कई बार ऐसे घटनाक्रम भी हुए हैं जिसमें सांप्रदायिक स्वार्थ बिगड़ते बिगड़ते कई ऐसी घटना घटी है जिसमें हमने अपना स्वार्थ बढ़ाने के अंदर आपसी भाईचारा और गंगा जमुना संस्कृति को जो है तहजीब को आगे बढ़ाते हुए और उसी समय जब घटनाक्रम हुआ उसके थोड़े समय बाद ही उसमें एरिया के अंदर शांति करना, ये हमारी अहम भूमिका रही और उसी का प्रतिफल रहा है कि आज 30 साल से जो हम शांति समिति को चलाते आए हैं। इसके साथ साथ मैं नागरिक सुरक्षा से सन 71 से जुड़ा हुआ हूँ। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब झगड़ा हुआ उस वक्त जो है हवाई हमले की ज़्यादा मतलब वो रहती थी व्यवस्था कि हवाई हमले से कैसे बचा जाए, कैसे किया जाए। तो मैं एक नागरिक सुरक्षा का एक स्वयंसेवी होने के नाते मैंने उसमें भी अपनी अहम भूमिका निभाई है और ब्लैकआउट कार इनका जो है लोगों को समझाइश करना, ये करना, सन 71 से नागरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ हूँ मैं और उसमें मेरे को जो है माननीय जिला कलेक्टर, नागरिक सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों के माध्यम से और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से भी मैं मेडल से नवाजा गया हूँ और मुझे उसमें पुरस्कृत किया गया है। 2020 के 19 में मुझे है राष्ट्रपति अवार्ड भी मतलब नागरिक सुरक्षा के माध्यम से दिया गया है। देखिए, सामाजिक सेवा करने वाले लोगों को बहुत सम्मान मिलते हैं। इन्होंने बताया कि मुझे राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बैरवा जी, शांति समिति में कितने सदस्य हैं और अगर मान लो कोई शांति समिति से जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ये भी बताएं। उसको हम प्रथम तो यही निवेदन करते हैं कि आप सांप्रदायिक स्वार्थ बिना किसी भेदभाव के अपनी सेवाएं दें और शांति समिति का जो भी काम हो, जैसे भाईचारा बनाना, आप भाईचारे की मिसाल कायम करना और रामगंज एरिया के अंदर चूँकि ये संवेदनशील एरिया है, इसमें मुख्य रूप से छोटी सी भी कोई बात होती है तो बड़ा विकराल रूप लेती और
इसमें मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी इस को हाईलाइट कर दिया जाता है रामगंज को। उसके लिए भी हम मीडिया से भी आग्रह करते हैं कि चूंकि रामगंज एक शांति प्रिय एरिया है, ये छोटे मोटे घटनाक्रम तो अन्य क्षेत्र के अंदर भी होते हैं, अन्य ज़िलों में भी होते हैं, लेकिन उसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है जितना कि रामगंज में किया जाता है। तो हम मीडिया को भी जो है आग्रह करते हैं, कई मरतबा हमने आग्रह किया और मीडिया की कई बार हमने जो बातचीत के अंदर ये भी बताया कि चूंकि रामगंज ऐसा क्षेत्र है तो और इसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ जुड़ करके अपना निवास कर रहे हैं, लेकिन घटना तो कहीं भी घट सकती है, घटना का कोई वो नहीं है। लेकिन उस घटना को आप शांति समिति के सदस्य मिल बैठकर उसको सुलझा देते हैं। शांति समिति में कितने सदस्य हैं? लगभग हमारे 150-200 सदस्य हैं और वो अपने काम को इस तरह से अंजाम देते हैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी लोभ लालच के हम अपनी सेवाएं देते हैं। और इस शांति समिति का हम 1993 के अंदर चूँकि जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था इस क्षेत्र के अंदर कि एक तरफ तो लोग कहते थे हम भगवा झंडा लगाएंगे, दूसरा समुदाय का कि हम काले झंडे लगाएंगे। तो हमने विचार किया, उस टाइम तत्कालीन जिला कलेक्टर माननीय एस.एन. थानवी साहब थे, उनसे जाकर के हमने आग्रह किया कि सर हम एक इस शांति बनाने के लिए एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो हमने 1993 के अंदर जाकर के उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि हम यहाँ झंडारोहण का कार्यक्रम रखना चाहते हैं। उन्होंने प्रथम बार तो हमको मना कर दिया, लेकिन जब हमारी कार्यशैली को और इन सारी बातों को जब देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं आप करो, लेकिन शर्त यह है कि झंडारोहण करने के लिए मैं स्वयं आऊँगा। तो 1993 के अंदर 26 जनवरी 1993 को रामगंज चौपड़ पे हमने झंडारोहण का कार्यक्रम किया। वो बेदस्तूर 26 जनवरी 15 अगस्त को कंटिन्यू जो है हम झंडारोहण का कार्यक्रम करते आए हैं। अभी कोविड काल में भी जो हमने झंडारोहण को मतलब कहीं वो मिस नहीं किया और झंडारोहण का कार्यक्रम अब आगामी 26 जनवरी को भी हम झंडारोहण करेंगे। मेहरबा जी, इन सभी कार्यों के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अब मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब है जिनका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? बाबा साहब ने अपने 3 संदेश दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन्हीं प्रेरणा के साथ में मैं बाल्यकाल से जो है बाबा साहब का अनुयायी हूँ और मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ बाबा साहब के संबंध में जो है, उनके बनाए हुए संविधान के संबंध में और उनके बनाए जो आदर्शों के संबंध में मैं चर्चा करता रहता हूँ। और मैं अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी और अम्बेडकर समारोह समिति जिसके एल.सी. असवाल अध्यक्ष हैं, उसमें मैं उपाध्यक्ष भी हूँ और अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का आजीवन सदस्य भी हूँ मैं। मेहरबा जी, अगर मान लीजिए किसी दलित के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो ऐसे में आप क्या करते हैं? उसमें हम जो परिस्थितियाँ देख करके, वास्तविकता देख करके उसमें संघर्ष की जो है भूमिका तैयार करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और उस जिस पीड़ित परिवार को राहत दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हम भरसक प्रयास करते हैं। आज भी घोड़ी से उतार दिया जाता है, ऐसी कई घटनाएं हो जाती है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? उसका हम घोर विरोध करते हैं और अपनी जो संस्थाएं हैं उसके माध्यम से जो राज्य सरकार को भी जो आगाह करते हैं कि जहां ये घटनाक्रम हुआ उसकी न्यायिक जांच की जाए और दोषियों को दंडित किया जाए। आप बहिरवा समाज से हैं, हर समाज जो लोग हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि समाज के जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, आप भी इतने उच्च पदों के ऊपर हैं और इतनी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बहिरवा समाज के लिए आपने अपना क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहिरवा समाज के लिए आपने कौन कौन से सामाजिक कार्य किए, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। बहिरवा समाज में जो कुरीतियाँ थी, जैसे बाल विवाह था, बाल विवाह का बड़ा प्रचलन था समाज के अंदर, क्योंकि दलित समाज से मैं रिलेटेड हूँ। साथ ही हमारे नुक्ता प्रथा का एक ऐसा प्रचलन हो गया था कि लोग अपने कर्ज लेकर के नुक्ता करते थे बाप दादाओं का, जो मरणोपरांत है। जो आप मृत्यु भोज की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मृत्यु भोज में लाखों रुपया खर्च कर देते थे, लेकिन उसको बिल्कुल प्रतिबंध सा कर दिया हमने और मृत्यु भोज कहीं नहीं होने देते हैं, उसका घोर विरोध करते हैं हमने। देखिए बहिरवा जी, ये सब कार्य करते हुए भी अपने समाज का भी ध्यान रखते हैं। समाज से इन्होंने बाल विवाह जो कुप्रथा थी उसको मिटाया, इसके अलावा
जो मृत्यु भोज की जो परंपरा थी उसका भी ये विरोध करते हैं और ना ही करने देते हैं, लोगों को समझा देते हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को अधिक से अधिक अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी चीज शिक्षा दिलवाएं और अच्छे तालीम दे करके अच्छे पदों पे जो है उनको भेजें, जिससे कि समाज का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो और आगे बढ़ कर के वो जाएंगे तो अपने आप ही उस परिवार के साथ साथ में अपने गांव, कस्बे, ज़िले की जो है शान बढ़ेगी उसके अंदर है जो। इसमें मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। मैं इसके साथ साथ जो नशा मुक्ति का भी जो है मैंने जैन मुनि के माध्यम से कच्ची बस्तियों में और सरकारी महकमों के अंदर जो मैंने कई कार्यक्रम ऐसे चलाए हैं। जैन मुनि आलोक कुमार के थे, उस तत्कालीन आईजी अरुण कुमार जी दुग्गड़ की एक महत्वाकांक्षा थी कि आप जो है इस मिशन से जुड़ करके कच्ची बस्तियों में जो दारू मुक्ति के लिए जो है एक अभियान चलाएं। तो मैंने अपने अथक प्रयासों से कच्ची बस्तियों के अंदर जा करके और वहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों को समझाइश करी और उनको ये प्रेरणा दिलवाई और शपथ दिलवाई कि आप इस नशा मुक्ति से दूर हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भैरवा जी, प्रभाती लाल जी कितने सामाजिक सेवा से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। नशा मुक्ति के लिए भी इन्होंने जगह जगह गए और जगह जगह जाकर नशा मुक्ति के लिए इन्होंने कार्यक्रम किया। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, आज के युवाओं को? वो नशा मुक्ति और गंदे आचरणों से दूर रहें और अच्छी अपनी तालीम हासिल करें और अच्छी पढ़ाई करके अच्छे उच्च पदों पे जाएं, जिससे समाज और अपने देश, अपने गांव सबका नाम रोशन करें। भैरवा जी, मेरा एक सवाल आपसे और है। कोई भी इंसान जाति में जन्म लेने से बड़ा होता है, छोटा होता है, या अपने कर्म करने से होता है बड़ा या छोटा? देखिए, ये आदमी की सोच पे निर्भर करता है कि जिस तरह का आदमी अपनी सोच रखता है उसके हिसाब से ही जो है वो बड़ा छोटा जो भी है। और आदमी को अपने हैसियत के अनुसार, अपनी जो है काबिल के अनुसार जो है उसको अपने धार्मिक प्रवृत्ति से भी जुड़ना चाहिए। आसपास की, जैसे अभी कोविड काल के अंदर जो हमने खाद्य सामग्री भी वितरण करी। भैरवा जी, जब अभी कोविड काल चल रहा है, ऐसे में सबसे पहले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और कोविड काल जब से चला है, ऐसे में आपने लोगों की क्या मदद करी, उसके बारे में बताएं। मैं आपको निवेदन करूं, ये जब कोविड का जब समय आया तो हमने राज्य सरकार के माध्यम से भी और भारत सरकार का जो खाद्य सामग्री आई उसको सही रूप में वितरण करने का काम भी, चूँकि मैं सिविल डिफेंस से जुड़ा हुआ था और सिविल डिफेंस के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से उस जो किटें आई थी उनको वितरण की। कोई आदमी भूखा नहीं सोए और कोई परिवार भूखा नहीं रहे, ये हमारी प्रेरणा रही। इसमें मुख्य रूप से हमने जो पीड़ित परिवार थे उनको अपनी ओर से भी, समाज की ओर से भी और जो भी दानदाता थे उनके माध्यम से भी जो है उनका पूरा भरपूर सहयोग किया है। अभी कोविड काल चल रहा है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा, 2 गज की दूरी मास्क से ज़रूरी, अपने मास्क का प्रयोग करें और मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकलें। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए और इसके अलावा मास्क लगाकर जरूर निकलना चाहिए। और कोविड काल जब से चला है, ऐसे में आपने लोगों की क्या मदद करी, उसके बारे में बताएं। मैं आपको निवेदन करूं, ये जब कोविड का जब समय आया तो हमने राज्य सरकार के माध्यम से भी और भारत सरकार का जो खाद्य सामग्री आई उसको सही रूप में वितरण करने का काम भी, चूँकि मैं सिविल डिफेंस से जुड़ा हुआ था और सिविल डिफेंस के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से उस जो किटें आई थी उनको वितरण की। कोई आदमी भूखा नहीं सोए और कोई परिवार भूखा नहीं रहे, ये हमारी प्रेरणा रही। इसमें मुख्य रूप से हमने जो पीड़ित परिवार थे उनको अपनी ओर से भी, समाज की ओर से भी और जो भी दानदाता थे उनके माध्यम से भी जो है उनका पूरा भरपूर सहयोग किया है। अभी कोविड काल चल रहा है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा, 2 गज की दूरी मास्क से ज़रूरी, अपने मास्क का प्रयोग करें
और मास्क लगा कर ही बाहर घर से बाहर निकलें। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए और इसके अलावा मास्क लगाकर ज़रूर निकलना चाहिए। बैरवा जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि कोई भी इंसान जाति में लेने से बड़ा होता है या जाति में जन्म लेने से छोटा हो जाता है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, मैं जब 18-19 साल का था तब से मैं समाज से जुड़ और सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ था, और मैं ये प्रयास करता था कि कोई भी काम, चाहे स्वच्छता की ओर देख लो या और कोई भी काम देख लो, कई चीज़ें जो है राज्य सरकार से और स्थानीय जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी उसको पूरा कराने के अंदर मेरी भागीदारी रही है। यहाँ मैं जहाँ निवास करता हूँ या पास ही जो है सामुदायिक केंद्र जो है, तत्कालीन एमएलए से मैंने जो है रिक्वेस्ट करके, उनसे आग्रह करके, और एक सामुदायिक केंद्र जो आज लगभग 40, उस ज़माने में 40 लाख के लगभग जो है सामुदायिक केंद्र का जो निर्माण करवाया। आज उसमें उस सामुदायिक केंद्र से छोटे मोटे जो भी मतलब ब्याह शादी के कार्यक्रम होते हैं वो आराम से हो जाते हैं और काफ़ी लोगों का खर्चा बचता है इसमें। जो सवाल यह है, किसी भी जाति में जन्म लेने से इंसान बड़ा हो जाता है या किसी भी जाति में जन्म लेने से छोटा हो जाता है, या इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, बड़ा या छोटा होता है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। नहीं, सब अपने कर्मों से जो है और अपने मनोच्छा से आदमी बड़ा होता है। जैसा वो उसकी सोच होती है उसके हिसाब से वो उसके कर्म और उसके भाग्य से वो अपनी। आप ये कहना चाहते हैं कि इंसान अपने कर्म से और अपनी जो सोच होती है उसी से बड़ा होता है, और अगर कर्म खराब है, सोच छोटी है, तो उससे वो छोटा हो जाता है, न कि किसी जाति में जन्म लेने से। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस प्रकार से ये बताया। तो ये थे श्रीमान प्रभाती लाल जी बैरवा। बैरवा जी, कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है, अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो ये मिशन और आपके इस चैनल के माध्यम से जो आप लोगों से संपर्क करके जो संदेश दे रहे हो, मैं इस आपके चैनल का अत्यंत आभारी हूँ। और मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि ऐसे कई पीड़ित परिवारों को भी जो है आप वास्तविकता जो है उजागर करें, यही मेरा आग्रह आपसे। जो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे हैं, इसी शुभकामना के साथ। और मैं भी आपको आपके लंबे जीवन के लिए परमपिता परमेश्वर से दुआ करूंगा और आपका जीवन सुखी व आनंदपूर्वक रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से।